आज हम लोग परसों जो बेसिक परीक्षा होने वाला है आपका, उसके विषय में बात विचार करने वाले हैं कि उस परीक्षा में किस प्रकार के सवाल आपके प्रश्न पत्र में हो सकते हैं और आप कैसे उसमें शामिल होइएगा कि आपके अंक अच्छे से अच्छे आ सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले मैंने रेगुलर क्लास में रोज़ रोज़ एक एक चैप्टर के विषय में बात विचार किया है, लेकिन आज मैं आपको प्रश्न के कुछ मॉडल के बारे में बताना चाहूँगा कि किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं और क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने आपको जीरो से शुरुआत करने के लिए आपको बताया था कि जीरो से गणित की शुरुआत की गई है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 10। तो इन सभी संख्याओं को अंक कहा जा सकता है, जिसमें से 0 असार्थक अंक है, लेकिन 1 2 3 4 8 9 तक यह सार्थक अंक है। इसे एक अंक वाली भी संख्या कहा जाएगा। फिर यहाँ से 10 से 2 अंक वाली संख्या कहा जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखने पर इसमें आपको और भी बहुत सारी बातें पता लगेंगी जो मतलब पिछले क्लासेस में आपको बताया जा चुका है। तो सबसे बड़ी संख्या 9 है, सबसे छोटी संख्या 1 है, फिर 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होगी, फिर 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 होगी। इसके ऊपर कुछ सवाल भी आपको दिए जा सकते हैं और दिए गए हैं पिछले क्लासेस में, जैसे कि सबसे बड़ी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से क्या घटाएं कि वह 2 अंक की छोटी संख्या हो जाए, और आपने उसे बनाया भी अपने कॉपी में। तो आप उन सभी चीज़ों को रिवीजन कर लीजिएगा। इसके अलावा जब अंक का जो मतलब अंकों का जो बात विचार समाप्त होता है, तो उसके बाद 10 के बाद संख्याएं शुरू होती हैं। तो 11 12 करते करते 99 के बाद फिर 100, यहाँ से 3 अंक की संख्याएं शुरू हो रही हैं। तो इसके ऊपर भी मैथमेटिक्स मतलब इसके ऊपर भी क्वेश्चन सेट किए जाएंगे और यहाँ से भी क्वेश्चन निकाला जाएगा। क्वेश्चन की जो स्थिति होगी वह पर उदाहरण के रूप में आपको पहले बताई जा चुकी है, उसका रिवीजन मतलब कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि यदि आपसे पूछ दिया जाएगा कि 4 अंकों की संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वह 4 अंकों की मतलब छोटी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वह 5 अंक की बड़ी संख्या हो जाए। ठीक है, इस तरह से आप सवाल को जो है समझ सकते हैं और बुक के मतलब जो रिवीजन जो मतलब कॉपी बनाई गई है वहाँ से भी समझ सकते हैं। अब इसके बाद संख्याओं का प्रकार शुरू होगा। संख्या की परिभाषा पूछी जा सकती है, परिभाषा के ऊपर सवाल बनाया जा सकता है। संख्याओं का प्रकार में सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या वगैरह वगैरह संख्याएं आती है। तो यहाँ उदाहरण के रूप में एक सवाल आ सकता है कि 12 एक संख्या है। ठीक है, इधर ऑप्शन में दिया जा सकता है। कुछ क्वेश्चन ऑप्शन में होंगे, कुछ क्वेश्चन क्या है कि सब्जेक्ट के रूप में होंगे। जैसे बिहार बोर्ड की परीक्षा का शेड्यूल है उसी तरीके से मतलब क्वेश्चन को सेट किया जाएगा। यहाँ पे 12 एक संख्या है, यह क्वेश्चन हो गया आपका। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सम संख्या, पूर्ण संख्या, विषम संख्या, जो भी तो उसमें से आपको जो है परिभाषा के अनुसार उसको छांट करके ट्रिक करना होगा। और ट्रिक करने वाली अब मतलब प्रक्रियाएं नहीं है, अब OMR शीट मिलेगा, उसमें आपको गोलक रंगना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप बात समझ चुके हैं। अर्थात आपको परिभाषा भी याद करनी है और परिभाषा के साथ साथ आपको उदाहरण भी समझना होगा, तब जाकर के आप कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जब आप आते हैं सम संख्या, विषम संख्या, मतलब संख्याओं के प्रकार को, जिसमें परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या भी आ सकता है। वर्ग के हिसाब से होगा, जो जिस वर्ग में होगा उसके वर्ग की लेवल का सवाल पूछा जाएगा। अगर वह नवी वर्ग से जुड़ा हुआ मतलब लड़का या लड़की है तो उसके लिए जो सवाल होंगे उसमें परिमेय और अपरिमेय भी साबित हो मतलब शामिल हो सकता है। लेकिन जो 6 7 8 के लेवल के जो बच्चे हैं उनके पेपर में जो है परिमेय अपरिमेय नहीं होगा, मतलब सम विषम वगैरह संख्याएँ होंगी। तो यहाँ जो है अब इन संख्याओं के बारे में, आपने अंक के बारे में जान लिया, अब संख्याओं के बारे में जान लिया, संख्याओं के प्रकार के बारे में जान लिया। अब संख्याओं का जो क्या है कि जोड़ घटाव गुना भाग वगैरह भी आप बना सकते हैं। तो जोड़ घटाव गुना भाग तो आप सामान्य तरीके से बनाते भी हैं, और भिन्न वाली जो जोड़ घटाव गुना भाग आप बनाते हैं उस तरीके से आप भिन्न वाली जो मतलब जोड़ घटाव गुना भाग का रिवीजन कर लीजिएगा। फिर दशमलव वाले जोड़ घटाव गुना भाग का रिवीजन कर लीजिएगा, जिसके विषय में मैंने पहले वीडियो भी बनाई है और जिसके विषय में आपसे पहले उदाहरण दे करके आपको क्लास में समझाया भी गया है।
और मुझे आशा है कि आप लोग वहाँ तक कंप्लीट कर लिए होंगे। अभी आज भी अगर किसी बच्चे को किसी मतलब क्या है कि दशमलव वाले जोड़ घटाव में या भिन्न वाले जोड़ घटाव में या किसी तरीके से कोई दिक्कत हो रहा हो तो वो अभी बता सकता है, क्योंकि मैं अभी उसको फिर से यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ और फिर बता सकता हूँ। नहीं तो फिर मतलब परीक्षा में सवाल आने के बाद आप परेशान हो सकते हैं। तो अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है दशमलव या भिन्न या सामान्य जोड़ घटाव गुणा भाग को मतलब कैसे किया जाए, जिसमें अगर दिक्कत हो रहा हो तो एक मतलब विद्यार्थी खड़े हो सकते हैं। नहीं पूछना है तो ठीक है, आप लोग जो है मतलब कर लीजिएगा। बोलिए गुड, चलिए तब ठीक है। तब इसके बाद की जो बातें हैं वह बीजगणित किससे शुरू होती है। तो बीजगणित के ऊपर मैं थोड़ा सा बात विचार करना चाहूँगा कि बीजगणित को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो बीजगणित से पहले बीजगणित जो है बीजगणित के बहुत सारे रूप होते हैं, लेकिन ये जो परीक्षा होने वाला है इसमें आपको सबसे पहला रूप जो होगा वो बॉडमास होगा। दूसरा जो बीजीय व्यंजक जो होते हैं, बीजीय व्यंजक का जोड़ घटाव गुना भाग होगा। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जोड़ घटाव गुना भाग मतलब बीजीय व्यंजक जोड़ घटाव गुना भाग। और तीसरा होगा गुणनखंडन, जिसको अभी रेगुलर क्लास में नहीं बताया गया है, नहीं बताया गया गुणनखंडन को। तो ये तीनों जो है बीजगणित के रूप होते हैं। इसके अलावा जब क्लास बढ़ते जाएगा तो बीजगणित का रूप बढ़ते जाता है। आगे दो चर वाली समीकरण, द्विघात समीकरण, ये सब के सब चैप्टर क्या है बीजगणित के रूप है। लेकिन फिलहाल आपको यहीं तक देखना है। बॉडमास के बारे में आपको पहले बताया गया है, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड और एस से सब मतलब सब्ट्रैक्ट। अर्थात सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है आपको, यह बात पहले बताया गया है। ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है, एक बड़ा मतलब कोष्ठ, मझोला कोष्ठ और एक छोटा कोष्ठ। सबसे पहले छोटे कोष्ठ की प्रक्रिया की जाती है। छोटे कोष्ठ में भी अगर किसी संख्याओं के ऊपर रेकड़ी लगा हो तो रेकड़ी की प्रक्रिया की जाती है। उसके बाद छोटे कोष्ठ के बाद मझोले कोष्ठ की प्रक्रिया की जाती है। मझोले कोष्ठ के बाद बड़े कोष्ठ की प्रक्रिया की जाती है। यहाँ संख्याओं को जोड़ घटाव करने के बाद दूसरा जोड़ घटाव इसमें आता है चिन्हों का। यहाँ 2 तरीके का जोड़ घटाव होता है, एक संख्याओं का और फिर दूसरा चिन्हों का। समझ रहे हैं ना। संख्या में से 5 + 5 आ जाए तो 5 को 5 में जोड़िएगा तो 10 आ जाएगा, लेकिन 5 - 5 आ जाए तो घटाइएगा तो 0 आ जाएगा। लेकिन और -10 में अब आप 5 जोड़िएगा तो घटाइएगा तो -5 आ जाएगा। अर्थात संख्याओं को तो प्रक्रिया करनी ही होती है, चिन्हों को भी प्रक्रिया करना पड़ता है। तो चिन्ह की प्रक्रिया के विषय में थोड़ा सा हम लोग बात जान लेते हैं कि जोड़ और घटाव के लिए कोई विशेष नियम नहीं होता है। बस अगर दोनों में प्लस हो तो प्लस ही होगा, ठीक है, और दोनों में माइनस हो तो माइनस होगा, और एक में प्लस हो। ध्यान दीजिएगा बातों पर। अगर देखिए रूल्स को बनाइएगा, कॉपी मतलब नोट्स बनाइएगा तो वो बोझा हो जाएगा आपके लिए, दिक्कत हो जाएगा। जितना ही नोट्स बनाएगा उतना ही नोट्स बन जाएगा। हर चीज़ के लिए नोट्स से बनेगा। खड़ा होने का तरीका, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका सीखा जाता है। नोट्स बनाने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप सीख लेते हैं किसी बातों को तो वो आपकी कॉपी में लिखी हो या नहीं लिखी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आज की इस वीडियो में, और इसके पहले मैंने नोट्स के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास किया है। तो जब प्लस प्लस को जोड़िएगा तो प्लस होगा, प्लस माइनस होगा तो वहाँ पे घटाओं की प्रक्रियाएं हो जाएंगी, और घटाओं की प्रक्रिया होगी लेकिन जो सब मतलब बड़ा संख्या होगा निशान उसी का होगा। पता है ना आपको ये बात। और घटाओं वाला में भी कोई विशेष बात नहीं होती है। जैसे मान लीजिए प्लस, अब देखिए लीजिए, प्लस में प्लस जोड़िएगा तो प्लस प्राप्त होगा, लेकिन एगो माइनस होगा और एगो प्लस होगा, तो यहाँ पे घटाओं की प्रक्रिया होगी, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? प्लस का नहीं, जो संख्या बड़ा होगा उसका चिन्ह रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे -5 है और यहाँ आप नहीं देख रहे थे, -10 था और 5 था, दोनों के बीच घटाओं की प्रक्रिया हुई है ना। 10 में से 5 घटा है और 5 बचा है, लेकिन चिन्ह किसका रहा है? माइनस का। क्यों? क्योंकि 10 क्या है? बड़ा है। अगर 10 में प्लस हो जाए और यहाँ माइनस हो जाए तब चिन्ह किसका रहेगा? प्लस का। क्यों? क्योंकि 10 बड़ा है। बस, ज़्यादा कोई समस्या नहीं है,
मतलब छोटी सी समस्या है, लेकिन आप उसको यदि बारीकी से हल करते हैं तो जरूर आपका आंसर आपके सामने होगा। समझ गए बात। तो इस तरीके से प्लस माइनस का जो क्या होता है, जो चक्कर होता है। अब यहाँ पे जो प्लस अगर माइनस है दोनों तरफ, माइनस को माइनस में जोड़िएगा तो माइनस ही आएगा। यह चिन्हों के कुछ रूल्स हो गए जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। और सिर्फ ये बीज गणित में नहीं, कोई भी आप गणित बनाएंगे तो इनको फॉलो करना पड़ेगा। इनके बिना जो आप कोई भी मैथ नहीं बना सकते हैं। आगे अगर यहाँ पे प्लस ना होकर के यहाँ पे माइनस होगा तो बात वही हो गया, प्लस प्लस, यहाँ माइनस है बीच में। तो इसका नियम होता है कि यदि किसी कोष्ठ के पहले माइनस हो, क्या होता है रूल्स, कोष्ठ के पहले माइनस हो तो अंदर का निशान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ माइनस हो तो ये प्लस हो जाएगा माइनस, तो जब ये हो जाएगा माइनस तो ये हो गया माइनस माइनस। अब प्रक्रियाएं जुड़ की तरीके से हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। और यहाँ माइनस था तो अब अभी हो जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस घटाओं की प्रक्रिया हो जाएगी। मतलब सिर्फ घटाओं में आपको यही जानना है, यदि किसी संख्या से पहले माइनस हो तो वह संख्या ऋणात्मक होती है, और यदि कोष्ठ से पहले माइनस हो तो कोष्ठ के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं वह सभी की सभी क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। और ऋणात्मक के हिसाब से अपना जो नियम है, जो चिन्हों का जो जोड़ घटाव का मतलब जोड़ का जो नियम है उसको लागू किया जाएगा। अर्थात जोड़ और घटाओं में कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, बस 3 लाइन याद रखने हैं। पहला कि यदि चिन्ह मिले तो जोड़ दीजिए, और दूसरा यदि चिन्ह नहीं मिले तो घटा दीजिए। ठीक है, और यदि बीच में घटाव आए तो चिन्ह को बदल दीजिए, और बदलने के बाद अगर मिले तो जोड़ दीजिए, नहीं मिले तो घटा दीजिए। याद रहेगा बात ही। अब इन 3 बातों को समझने से पहले अब आप कॉपी कलम निकाल के लिखिएगा, लिख के तब उसको 3 लाइन के, हाँ जब चिन्ह मिले तो जोड़ दो, जब चिन्ह मिले तो जोड़ दो, चिन्ह मिले तो जोड़ दो, रटिएगा तो रटते रह जाइएगा जिंदगी भर। चिन्ह नहीं मिले तो घटा दो, चिन्ह नहीं मिले। ऐसे सामान्य तरीके से सोचा जा सकता है कि 2 व्यक्ति हैं, अगर दोनों का मत एक जैसा है तो एक दूसरे मिल करके काम कोई करते हैं। जो हम कहते हैं वो आप भी कहते हैं, तो दोनों मिल के कोई काम करेगा। और आप कुछ और कहते हैं, हम कुछ और कहते हैं तो कभी भी हम नहीं मिल सकते हैं। अर्थात तो यहाँ से भी आप समझा जा सकता है कि चिन्ह मिले तो जोड़ दीजिए, चिन्ह नहीं मिले तो घटा दीजिए। मन अगर मिल रहा है, मत अगर मिल रहा है तो एक साथ मिल करके काम होगा, और यदि मत नहीं मिल रहा है तो एक साथ मिलने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। इसके अलावा अब आता है कि अगर चिन्ह अलग अलग हो तो जिस मतों का संख्या ज़्यादा होगा विजयी वही होगा। अगर मैं जो बात कह रहा हूँ मेरी तरफ से 10 आदमी हैं और आप जो कह रहे हैं उसकी तरफ से 5 आदमी हैं, तो हम जीत जाएंगे और आप हार जाएंगे। और यदि आप जो कह रहे हैं उसकी तरफ से 20 आदमी हैं और मैं जो कह रहा हूँ उसकी तरफ से 10 आदमी हैं, तो आप जीत जाएंगे, हम हार जाएंगे। तो इसी प्रकार ये सभी चीज़ें हैं। अब इसको समझने के लिए देखिए, समझने मतलब पढ़ाई जो है समझने से होता है, रटने से तो मतलब गणित को आप कमांड कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे अब गुना की जब बात करते हैं, अगर ये बीच में क्या हो जाए, 2 चिन्हों के बीच गुना करना हो, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस, गुना का ऐसे नियम होता है। प्लस में प्लस से गुना कीजिएगा तो प्लस आएगा, माइनस में प्लस से गुना कीजिए तो माइनस आएगा, माइनस में माइनस से गुना कीजिए तो प्लस आएगा। बस अब भाग के लिए यही जो गुना की प्रक्रिया चलती है वही भाग में आती है। तो इसके तहत आप बोर्ड मास को भी क्लियर कर सकते हैं। पहले आप गुना कीजिए, मतलब जो भी प्रक्रियाएं जो बोर्ड मास के तहत होती है वो होती है। अब इस नियम का उपयोग जो है चिन्हों का नियम आप बीजीय व्यंजक के जोड़ घटाव की प्रक्रिया में भी कर सकते हैं। अब बीजीय व्यंजक के जोड़ घटाव की प्रक्रिया को समझने के लिए आपको बीजीय व्यंजक की जोड़ घटाव की प्रक्रिया को समझने के लिए आपको 2 चीज जानने पड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो उसको बीजीय व्यंजक जो है, व्यंजक जिससे बना होता है उसको हम पद कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लिख रहे हैं 5x² + 4x + 5, तो यह बीजीय व्यंजक है। ध्यान दीजिए, 5x² + 4x + 5 यह क्या है, बीजीय व्यंजक है। इसका घात 2 है तो इसको द्विघात बीजीय व्यंजक कहा जा सकता है। बीजीय व्यंजक का एक और नाम बहुपद है, जिसको 9th क्लास की मतलब 9th से आपकी शुरुआत की जाएगी बहुपद की। तो 5x² + 4x + 5 यह बहुपद हो गया, अर्थात बीजीय व्यंजक हो गया। अब इस बीजीय व्यंजक में कितने पद शामिल हैं, 3 पद, 1 2 3। तो यह त्रिपद बीजीय व्यंजक या त्रिपद बहुपद भी कहला सकता है। ठीक है, ध्यान रहे, मैं जो आज क्लास मतलब जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें से सवाल आपके परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान से इस क्लास को देखें। और यह शाम तक जो है वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर के देख भी सकते हैं, फिर दोबारा भी समझ सकते हैं। 5x² + 4x + 5
यह जो है क्या है कि त्रिपद है, ठीक है, 3 पद है इसमें, तो यह त्रिपद हो गया। पद के आधार पर 3 गो पद हो गया, तो यही अब पद है, एक पदी एक पदी एक पदी। घात के आधार पर इसको कहा जाएगा द्विघात, क्योंकि सबसे ज्यादा घात इसका 2 है, इसको क्या कहा जाएगा, द्विघात बीजीय व्यंजक। अब देखिए पद होते हैं, अब पद 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। एक होता है समान पद, मैं कोशिश करूंगा कि आज आप पूरा, और एक होता है असमान पद। गणित बस इतना ही में है, इससे ज्यादा में नहीं है, फिर भी लोग इतना ही में परेशान हो जाता है। समान पद और असमान पद। समान पद मतलब जो क्या हो कि चिन्ह भी एक चिन्ह एक जैसा हो, और उसमें जो चर राशि है वह भी एक जैसा हो, तो समान पद कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए 4x हो गया, ठीक है, यह 5x है, यह दोनों एक समान है, क्योंकि पद इसमें x है और इसमें भी x है। लेकिन जब चिन्ह अलग अलग हो, एक में प्लस हो और एक में माइनस हो, तब भी इसको समान पदों की श्रेणी में ही रखा जाता है। लेकिन प्रक्रियाएं किसकी होती है, घटाओं की। किसके कारण, चिन्हों के कारण। x मिल रहा था, दोनों में प्लस थी, तो प्रक्रिया किसकी होगी, जोड़ की। मतलब समान पहचानना जरूरी होता है। अगर पद समान है तो वहां पे प्रक्रिया हो सकती है, चाहे जोड़ की हो चाहे घटाव की हो। अगर जोड़ हो तो जोड़ की प्रक्रिया हो जाएगी, और यदि एक में घटाव हो तो घटाव की प्रक्रिया होगी। लेकिन अब असमान पद में वैसे पद आते हैं, जैसे कि एक तरफ है 5x और दूसरी तरफ है 5y, तो ये तो दोनों असमान पद हो गए। यह x है और यह y है, यहाँ पे चर राशि ही नहीं मिल रही है, तो इन दोनों के बीच जोड़ और घटाव की प्रक्रिया कभी भी संभव नहीं है। अर्थात पहले आपको यह पता करना पड़ता है कि बीजीय व्यंजक में दिया गया पद, मतलब दिए गए पद का जो चर राशि है वह समान है कि नहीं है। यदि चर राशि समान है तो जोड़ की प्रक्रिया या घटाव की प्रक्रिया संभव है, और यदि चर राशि समान नहीं है, एक तरफ x है और दूसरी तरफ y है, तो वहां कभी भी क्या है कि जोड़ और घटाव की प्रक्रिया संभव नहीं है। गुना की प्रक्रिया संभव है, क्योंकि गुना जो है 5x मतलब गुना 5y, तो प्लस में प्लस से गुना कीजिएगा तो प्लस, अब 25xy हो जाएगा। समझ रहे हैं बातों को। अर्थात मुझे आशा है कि आपने समान और असमान पद की भी पहचान कर ली है। अब इसके ऊपर उदाहरण देकर के मैंने 1-2 मैथ बनवाए थे शायद, और आज फिर 1-2 उदाहरण देके बनवाने की कोशिश कर रहा हूं, और देख रहा हूं कि आप कहाँ तक सफल हो पाते हैं। उसके बाद मतलब गुणनखंडन का क्लास किया जाएगा, और आज के इस बेसिक क्लास को मतलब समाप्त करके आपका मतलब बुधवार को इसका टेस्ट लिया जाएगा, और उसके बाद से आप जो अपने बुक के हिसाब से आप अपना काम करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो मिटा जाए। चलिए, तो अब एक सवाल बना के देखिए बीजगणित से संबंधित, जिसमें बोर्ड मास को भी शामिल किया जाएगा। कॉपी खोलिए आप लोग अपना। बनाइए। तो अब इसे बनाया जाए। सबसे पहले किसी भी सवाल को बनाने के लिए बराबर का निशान देना पड़ता है। बराबर दे दीजिए। मैंने कहा था छोटे कोष्ठ की मतलब प्रक्रिया होगी, और छोटे कोष्ठ में भी पहले गुना होगा। ठीक है, बोर्ड मास देखिए, इसमें बोर्ड यह जोड़ घटाव गुना भाग क्या है, बीजीय व्यंजक का है, लेकिन बोर्ड मास का इसमें इस्तेमाल हो रहा है। समझना ना बातों को। अर्थात जो चीज आप सीख चुके हैं उसका इस्तेमाल अब होता रहेगा गणित में, वो हमेशा आपको मिलते रहेगा। इसलिए आपको पिछले क्लासेस के रूल्सों को भूलना नहीं होगा। तो 15x - 15x - 7x - 15x गुना 5, यहाँ पे गुना की प्रक्रिया पहले की जाएगी। तो मैं लिखूंगा 15x - 7x - 15x में 5 से गुना करेंगे तो 15, पहले चिन्ह में चिन्ह से गुना होगा, तो प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस गुना प्लस बराबर प्लस। ठीक है, आप 15 × 5 = 75, और x है, x इधर x नहीं है तो सिर्फ एक x है तो 75x, अब -10y, छोटा कोष्ठ बंद। अब इसके बाद जो है छोटे कोष्ठ की प्रक्रिया में कोई प्रक्रिया नहीं संभव है,
क्योंकि यह चर राशि और इसकी चर राशि आपस में मिल नहीं रही है, अर्थात यह समान पद नहीं, ये असमान पद हैं, तो ये जुड़ घटाव की प्रक्रिया नहीं करेंगे। लेकिन अलजेब्रा के रूल्स के तहत अलजेब्रा का रूल्स यह कहता है कि कोष्ठ के पहले यदि माइनस हो तो अंदर के निशान क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो यहाँ 75 में प्लस है तो 75 में माइनस हो जाएगा, माइनस 75x है, माइनस माइनस प्लस 10y हो जाएगा। समझ गए। अब जो है अब यहाँ पे अब देखिए, अब x की तरफ के जो भी चीजें हैं उसको, इसमें दो तरीके का पद है। अब समान पद में x तो सब में मिल रहा है, लेकिन चिन्ह किसी में मिल रहा है, किसी में चिन्ह नहीं मिल रहा है। तो जिसको चिन्ह मिल रहा है उसको अलग छाट लेंगे, चिन्ह जो नहीं मिल रहा है उसको अलग छाट लेंगे। तो 15x में प्लस है तो प्लस को एक तरफ करते हैं 15x, और फिर इधर दूसरे में किसी में मतलब प्लस नहीं है तो जीरो का उसको लिख देते हैं। और फिर ई तीनों में प्लस है, सॉरी माइनस है, तो ये तीनों को आपस में हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे x तो मतलब रहेगा तो x ही रहेगा, लेकिन 5 और 7 12, 12 और 5 17 का 7 हाथ में बचा 1, 7 1 8, 8 1 9 97, मतलब माइनस 97x यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 7 5 12 और 12 5 17 का 7 हाथ में बचा 1, 7 1 8, 8 1 9। ठीक है, 15x माइनस 97x प्लस 10y। अब यहाँ ये दोनों समान पद हैं लेकिन चिन्ह समान नहीं है, तो यहाँ इसको घटाया जा सकता है। 7 में से 5 घटेगा 2 और 9 में से 1 घटेगा 8, तो 82x। और यहाँ चिन्ह माइनस का है, माइनस बड़ा है, मतलब माइनस में 97 बड़ा है, और माइनस का जो है संख्या 97 है और प्लस का संख्या 15 है, तो जीतेगा कौन, माइनस ना जीतेगा। तो माइनस 82x प्लस 10y। अब यहाँ जो है इन दोनों के बीच जो है एक चीज छूट रही है। अब यहाँ आप इतना पे आंसर डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको गुणनखंडन के तहत कॉमन लेना पड़ेगा, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कॉमन लेने के बिना आप गुणनखंडन सीख नहीं पाइएगा। और अगला हम लोग का जो कार्य है वह गुणनखंडन का ही है। तो यहाँ जो है हम लोग क्या करते हैं, इसमें माइनस है और इसमें प्लस है, तो सबसे पहले चिन्हों की प्रक्रिया को देखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक प्लस में मैंने आपको अभी बताया गुना में माइनस गुना माइनस बराबर प्लस बताया गया है। तो इस प्लस में 2 माइनस छिपा हुआ है, माइनस और माइनस 2 माइनस क्या है, छिपा हुआ है। तो एक माइनस को मैं बाहर ले सकता हूं, क्योंकि कॉमन का मतलब हुआ उभयनिष्ठ, और उभयनिष्ठ का मतलब हुआ कि वैसी पद वैसी चीजें जो दो पदों में क्या हो कि मिली हुई हो, शामिल हो। तो जो शामिल हो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, वो कॉमन प्रक्रिया कहलाता है। तो यहाँ एक प्लस है 82 में, है ना, ध्यान दीजिए, एक प्लस माइनस है 82 में, लेकिन 10 में भी 2 माइनस छिपा हुआ है। तो एक माइनस तो ऐसे ही निकल सकता है, और दूसरा माइनस आप दूसरा मतलब जो पद है वह 82 है। तो मैंने आपको 2 से विभाज्यता का नियम बताया है। अभी अब मतलब रिवीजन क्लास में जो मैंने विभाज्यता के नियम का जिक्र नहीं किया है, लेकिन मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि विभाज्यता के नियम भी आपके एग्जाम में मतलब पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपको लिखा जा सकता है कि 10 या किन संख्याओं से विभाजित होगा। तो यहाँ देखिए 10 है, तो 10 किससे विभाजित होगा, 2 से और 5 से, और 82 2 से, 5 से विभाजित नहीं होगा। अर्थात मतलब क्या हुआ कि यह भी 2 से कट रहा है और यह भी 2 से कट रहा है। मतलब यह हुआ कि 2 दोनों में शामिल है, तभी ये 2 से विभाजित हो रहे हैं। अर्थात अगर इन दोनों में से मैं 2 को बाहर निकाल लेता हूं तो ये कितना बचेगा, 4 दूनी 8, 4 यहाँ बचेगा, 2 एकम 2, 41x। समझे। अब प्लस में से 1 माइनस हम निकाल लिए थे, तो 1 माइनस यहाँ पे बच गया, और 10 में से 2 निकल गया तो कितना बच गया, 5। अर्थात आंसर आपका होगा -2 इंटू 41x माइनस 5y। यह भी आपका आंसर हो सकता है। समझ गया बात को। अर्थात आपने कॉमन के तरीके को भी सीखा। और देखिए विभाज्यता का नियम मैंने बताया था पिछले क्लास में, अब यहाँ पे उसका इस्तेमाल हुआ। तो यह बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि जो आज अभी पढ़ रहे हैं इसका कल आवश्यकता पड़ेगा। गणित की यह सबसे बड़ी विशेषता होती है, बिना पिछले चैप्टर से आपको अगला चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसलिए रेगुलर क्लास करना जरूरी है और रेगुलर सभी चैप्टरों पे ध्यान देना जरूरी है। समझ गए। चलिए, इस तरीके से उदाहरण में कुछ परिवर्तन भी हो सकता है, ठीक है, और उसके हिसाब से आप घर पे अपना रिवीजन कर लीजिएगा। और अब गुणनखंडन के विषय में हम लोग बात करेंगे। तो गुणनखंडन को समझने से पहले हम लोगों को कुछ चीजें समझनी होगी। एक अपवर्तक
दूसरी अपवर्त्य, अपवर्त्य का ही नाम है गुणज, अपवर्ज्य, सब अलग अलग नाम है यह, लेकिन काम सबका एक ही है। अपवर्तक, अपवर्तक से ही गुणनखंडन को निकाला गया है। लेकिन अब इसमें क्या अंतर है समझ लीजिए। अपवर्तक का मतलब हुआ, जैसे कि मान लीजिए 12 है, तो 12 का अपवर्तक का मतलब हुआ कि 12 किन किन पहाड़ों में शामिल है, मतलब वो कौन कौन सी संख्या है जिससे 12 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तक। जैसे कि 12 सबसे पहले 2 से होगा, 1 को इसमें नहीं रखा जाता है, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से, फिर 12 से। तो ये जो 2, 3, 4, 6, 12 जो हैं ये अपवर्तक कहलाते हैं, ठीक है। और अपवर्त्य और गुणज और अपवर्ज, अगर 12 का अपवर्त्य निकालना हो तो 12 का पहाड़ा मतलब लिख देंगे, 12 के 12, 12, 24, 36, 48, यह क्या हो जाएगा, यह अपवर्ज कहलाएगा, अपवर्त्य कहलाता है। और गुणनखंडन की जो बातें हैं, अगर 12 का हम मतलब गुणनखंडन करते हैं तो 12 को हम क्या करेंगे कि भाग दे के काटेंगे। जैसे 2 से काटते हैं तो यहाँ पे 6 होता है, 6 से काटते हैं और 2 से काटते हैं तो 3 होता है। तो यह जो आपको प्रक्रिया मिली है यह होती है 12 का गुणनखंडन। तो देख लिए गुणनखंडन इस तरीके से होता है, अपवर्त इस तरीके से होता है और अपवर्ज इस तरीके से होता है। यह भी सवाल में मतलब परीक्षा में मेंशन किया जा सकता है। तो अब जो गुणनखंडन है वह क्या होता है, गुणनखंडन जो है वह किस तरीके से किए जाते हैं। शांत रहिए, बात मत कीजिए आप लोग। अब गुणनखंडन में सबसे पहले यदि आपको सिर्फ 12 दिया गया हो तो आपको दिखाया गया है 2 दूनी 4 तिया 12 दिखाया गया है ना। उसके बाद यदि 12x² हो, यदि 12x स्क्वायर हो तो लिखा सकता है 2 दूनी 4 दूनी 4 तिया 12 x गुना x, समझ गए। और यदि इसमें एक माइनस लगा हो तो यहाँ एक माइनस डाल दिया जाता है। अर्थात यह नाम से भी आप समझ सकते हैं गुणनखंडन का मतलब हुआ गुना के रूप में खंडन क्या कहलाता है, गुणनखंडन कहलाता है। वे पद जिनको गुना के रूप में क्या किए जाएं, खंडित किए जाएं, वह क्या कहलाते हैं, गुणनखंडन कहलाते हैं। तो यह जो है बिना चर राशि वाला हो गया और यह चर राशि वाला, यह संख्या हो गया, पद हो गया। समझ गए बातों को। इसको संख्या कहा जाएगा और इसको पद कहा जाएगा। इसको कहा जा सकता है कि पद का गुणनखंडन, एक पदी व्यंजक का गुणनखंडन, और इसको संख्या का गुणनखंडन, इसको अभाज्य गुणनखंडन कहा जाएगा, समझ रहे हैं। और इसको जो है यह पद का मतलब गुणनखंडन हुआ। और यदि इसमें क्या हो कि 12x² प्लस 6x हो, माइनस 12x² प्लस 6x हो, तो अब यह क्या हो जाएगा, इस व्यंजक का क्या नाम है, द्विपद। क्या नाम है, द्विपद। तो द्विपद में क्या है कि द्विपद को छांटने के लिए, इसमें जो है द्विपद को छांटने के लिए सबसे पहले कॉमन लिया जाएगा। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो चिन्ह दोनों में मिल रहा है। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि 1 प्लस में 2 माइनस क्या होता है, छिपा होता है। तो ये दोनों माइनस बाहर निकाल दिए जाएंगे। और ये 12x² और 6x है, तो 6 दूनी 12 आपको दिख रहा है। अगर आपको ऐसे नहीं दिखता है कि इसमें मतलब क्या है कि फैक्टर क्या है, तो आप जैसे एक पदी को तोड़े हैं वैसे पहले तोड़ लीजिए। ध्यान दीजिएगा इसको समझने के लिए। पहले बराबर का निशान दीजिए, अब माइनस, जैसे 12 को तोड़े हैं वैसे तोड़ लीजिए। माइनस 2 गुना 3 गुना x गुना x, देखे है ना। अब प्लस यहाँ पे 6 की जगह पे हो जाएगा 2 गुना 3 गुना x, देख रहे हैं। अभी दोनों पदों में यह एक पद हो गया और यह एक पद हो गया। देखिए तो क्या कॉमन है, क्या मिल रहा है, 2 3 और फिर x मिल रहा है ना। तो जो चीजें मिल रही हैं उसको बाहर निकाल देंगे। अब मिलने वाले संख्या को बाहर निकालना, इसके तहत मौसा भी मतलब निकाला जाता है। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। और एक यहाँ प्लस में 2 माइनस है तो एक माइनस भी मिल रहा है, तो -2 3x, तो यहाँ क्या बच गया 2 और फिर x, इधर क्या बच गया 1, अर्थात -2 3 6x इंटू 2x माइनस 1। इस तरीके से इस पद का क्या हुआ कि यहाँ पे फैक्टर टूट गया, गुणनखंडन टूट गया इस पद का, समझ गए।
अब इसके बाद आता है त्रिपद। जैसे कि यदि आपको मतलब लिखा जाए 2x² - 4x + 2, अगर इस पद का क्या करना हो, गुणनखंडन तोड़ना हो, तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। या थोड़ा सा मतलब क्या है कि इन सभी से थोड़ा सा कठिन होता है, जिसको मैंने लगभग 50 से ऊपर फैक्टर को पिछले वीडियो में बनाया है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में त्रिपद बीजीय व्यंजक को तोड़ने के तरीके को और त्रिपद बीजीय व्यंजक से में मतलब मौजूद समस्याओं को और मतलब प्रक्रियाओं को उस वीडियो में दिखाया हूं। तो आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं गुणनखंडन के लिंक को डालूंगा और आप वहां जा करके गुणनखंडन को भी समझ लीजिएगा और जो आज जो बेसिक क्लासेस बताई गई है उसको भी समझ लीजिएगा। इसके अलावा कल का एक दिन है हम लोग के पास, जिस दिन के माध्यम से हम लोग कल कुछ बात विचार करेंगे और उसके बाद परसों हम लोग टेस्ट में शामिल होंगे। अर्थात कल मैं फैक्टर यहाँ पे मतलब एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसकी पिछली वीडियो को देख करके आप इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। अर्थात आज का आपका वर्क हो गया कि आज जो आपने जो कुछ भी सीखा इसका अच्छे से विश्लेषण करना है और फिर जो है जो मतलब जो फैक्टर हमने जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डाला है उस लिंक को देख करके उसमें मौजूद जितने भी मतलब क्या है कि पद हैं उन सभी सवालों को जो है समझ करके आने का प्रयास करना है। ठीक है, इसके बाद आगे की क्लास कराई जाएगी।